Hello friend, welcome back to our new channel Know Your Country. In last video we see about the geographical demographical feature of the India. In this video we see about the national anthem, national emblem, national flag of the India. So lot to know, lot to discuss. So stay tuned. नेशनल फ्लैग अपना राष्ट्रीय ध्वज जो कि आयताकार शेप में है और 3 रंगों से मिलकर बना है और जो तीनों सब आयताकार पैनल हैं वो इक्वल विड्थ के हैं और जो सबसे ऊपर कलर है वो केसरी कलर है, देन बीच में है अपना व्हाइट कलर और नीचे है हरा कलर। जो सैफरॉन सबसे ऊपर केसरिया रंग है वो अपनी ताकत और साहस को दिखाता है और जो व्हाइट कलर है वो अपनी पीस और ट्रूथ को दिखाता है और सबसे नीचे जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी और ग्रोथ ऑफ द लैंड और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बीच में व्हाइट कलर के बीच में अशोक चक्र है जो नेवी ब्लू कलर का है और उसके जो बीच में है 24 तिलियां हैं जो और राष्ट्रीय ध्वज जो अपने जिसके बीच में अशोक चक्र है वो रिलीजन को दर्शाता है। अशोक चक्र अधिमानित स्क्रीन प्रिंटेड अन्यथा कढ़ाई वाला होना चाहिए और सफेद पैनल के केंद्र में ध्वज के दोनों तरफ से दिखाई देना चाहिए। अपना राष्ट्रीय ध्वज आयताकार शेप में होना चाहिए और उसका एक अनुपात होता है लंबाई का और चौड़ाई का जो कि 3:2 होना चाहिए और जो ये अपना राष्ट्रीय ध्वज है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जुलाई 22 1947 को लिया था और अपना राष्ट्रीय ध्वज एक फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग ही दर्शाया जाता है जो कि एम्बलम एंड नेम और प्रिवेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग ही दर्शाया जाता है और 2002 में अपने फ्लैग कोड में एक संशोधन भी हुआ था जिसमें जो रेस्ट्रिक्शन जो पहले थी कि आप प्राइवेट जगह पे अपना नेशनल फ्लैग नहीं शो कर सकते तो उसको हटा दिया गया था। उसके बाद नेशनल फ्लैग को हम पब्लिक प्लेस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी फहरा सकते थे पर शर्त ही है कि वो नेशनल एम्बलम और प्रिवेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1915 के अकॉर्डिंग ही हो। तो अपने एक नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री भी है तो उसके बारे में जानते हैं। 1906 में पहली बार नेशनल फ्लैग को फहराया गया था जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी जो कि लाल, पीले और हरे रंग की थी जो कि 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता जो अब की कोलकाता के नाम से है वहां फहराया गया था। देन 1921 में फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया महात्मा गांधी से मिली थी और एक डिजाइन उन्होंने झंडे का रखा था जिसमें 2 लाल रंग और एक हरा रंग था। देन 1931 जिसमें कांग्रेस कमेटी मिली थी कराची में 1931 में और वहां पे एक नेशनल फ्लैग ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया था जो अब तक चल रहा है और फाइनली अपना जो नेशनल राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बाद अडॉप्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज के बाद अब हम जानेंगे स्टेट एम्बलम के बारे में। जो स्टेट एम्बलम है इंडिया का तो उसे अशोका के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था और जिसपे 4 शेर हैं जो एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए हैं और जो सर्कुलर एबेकस के ऊपर है। तो एबेकस एक फ्रेज, एक हाथी और एक सरपट दौड़ता घोड़ा, एक बैल, एक शेर की उच्च राहत की मूर्तियों से सजाया गया है जो धर्म चक्रों के बीच से अलग हुआ है और जो एबेकस है वो एक लोटस कमल के फूल के आकार की घंटी है उस पर टिका हुआ है। अपने नेशनल एम्बलम के राइट साइड में एक बैल और दूसरी बाईं तरफ एक दौड़ता हुआ घोड़ा है और नेशनल एम्बलम को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था और उसका एक मोटो है जो कि लाइन कैपिटल के नीचे लिखा गया है और वो है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और स्टेट एम्बलम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील के रूप में यूज किया जाता है और उसको रेगुलेट किया जाता है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 एंड स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज रूल्स 2007 के रूल के अकॉर्डिंग ही स्टेट एम्बलम को यूज किया जाता है।
स्टेट एम्बलम के बाद आइए हम जानेंगे नेशनल एंथम के बारे में, जो कि अपना राष्ट्रगान जन गण मन ओरिजिनली जो बांग्ला में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और हमने इसका हिंदी वर्जन अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को, और ये फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन में गाया गया था। और ये जो सॉन्ग है अपना ये कंप्लीटली 5 पैरा में डिवाइड है, और ये इसका फर्स्ट लाइन से लेके एंड लास्ट लाइन तक गाने में हमको 52 सेकंड लगते हैं। अगर हम इसकी पहली लाइन और लास्ट लाइन को गाएं तो हमें हमें सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान के बाद हम राष्ट्रीय गीत के बारे में जानेंगे, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, और ये एक लोगों को प्रेरणा स्रोत था आजादी की लड़ाई में, और ये हमेशा इक्वल स्टेटस रखता है जनगण मन के साथ। ये फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में, जिसको प्रिसाइड किया था रहमतुल्लाह एम सियानी, जो कि बहरुद्दीन साहिब जी के बाद सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेशनल कैलेंडर जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है वो साका ईरा पे बेस है, और जिसका चैत्र फर्स्ट मंथ है। एक नॉर्मल कैलेंडर जो हम यूज करते हैं 365 डेज वाला, वो 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था। उसका कई रीजन थे, जैसे गजट ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो, कैलेंडर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए। और जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है जिसको हम हिंदू कैलेंडर और जॉर्जियन कैलेंडर, उसमें कोई दोनों कोरस्पोंडेंस में है। फर्स्ट चैत्र होता है वो 22 मार्च को फॉल होता है नॉर्मली, और जो लीप ईयर में वो मार्च 21 को आता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के जानने के बाद हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप के विषय में जानेंगे, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जानेंगे। इंडिया जो कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी रखता है। स्टेट को तो हम देख ही सकते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका आदि। उसके साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरी हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल करती है विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर, जिसमें है दिल्ली है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिसको 2019 में एक कर दिया गया था, जो 26 जनवरी 2020 को फोर्स में आई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार एंड चंडीगढ़ है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और इंडिया में 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिसकी अपनी एक असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसमें है जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एक अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका एक अपना हाई कोर्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडिया किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो हम जानेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा जानेंगे कि कितनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ शेयर करता है 3323 किलोमीटर। और सबसे कम बाउंड्री इंडिया जो शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, जो कि है 106 किलोमीटर। और जो पौडुचेरी है वो 3 पार्ट में मिलकर बनी है, जैसे माहे पौंडुचेरी का पार्ट है वो केरला में लाई करता है, और जो कारिकरल है वो जो चेन्नई में तमिलनाडु में लाई करता है, और यनम है जो आंध्र प्रदेश में लाई करता है। इंडिया जो ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पार्लियामेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखता है, जो कि एक संविधान के द्वारा की चलाई जाती है, जो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, और उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके साथ साथ कुछ आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गए थे। वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367। उसके साथ साथ और भी आर्टिकल थे
और जो बाकी बचे हुए आर्टिकल है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए थे। और सरकार के संसदीय स्वरूप की परिकल्पना करने वाला संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन के। एग्जीक्यूटिव यूनियन पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 74 ए के अकॉर्डिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने को प्रोवाइड करता है, देर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर का ग्रुप होता है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। वो उसकी एड और एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट वर्क करता है। जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। जो जो रियल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोकसभा भी बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरह राज्य में गवर्नर होते हैं जो हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के। बट जो रियल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, जिसको राज्य में मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो स्टेट में रिस्पॉन्सिबल होती है टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर डिवाइड करता है बिटवीन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं उसकी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। और जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की अमेंडमेंट करने की शक्ति होती है वो भी पार्लियामेंट में ही होती है। अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर सकती। तो फ्रेंड आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ संविधान के कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।